हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। दूसरा टॉपिक डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स वगैरह। फिर तीसरा है आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन ये अलग चीज़ है, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे। फिर इसको कवर करने के बाद हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सब टॉपिक्स है। इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको कहा है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब आप देख रहे हैं, मैं लिखा हूँ यहाँ पर। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि नए सब्सटेंस का जो है फॉर्मेशन नहीं होता है और केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आती है, रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आती है। और ये मोस्टली रिवर्सिबल इन नेचर होता है। मतलब अगर कोई फिजिकल चेंज हुआ है, मान लीजिए जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो उसके बाद फिर उसको हम लोग वापस रिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी उसको फिर उसी स्टेट में ला सकते हैं। और केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आती है, रासायनिक संरचना में बदलाव आती है। इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी अगर हम एक बार किसी चीज़ को बना दिए, कोई केमिकल रिएक्शन को केमिकल चेंज कर दिए उसमें, तो फिर उसको उस दूसरे पहले वाले स्टेट में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला दिए तो राख बन जाएगा, राख को थोड़ी ना आप वापस पेपर ला बना सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपने देखा ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो आपको समझ में आ गया होगा। इस दोनों टॉपिक से मेरा एक क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों है। जैसे कि इस पोर्शन में अगर आप देखें, यहाँ पर हो रहा है कंबशन, और यहाँ पर इस वाले पोर्शन में मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रहा है। और आप ये जानते हैं कि जहाँ कंबशन होता है वहाँ पर केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज। और जहाँ पर मेल्टिंग हो रहा है, मतलब पिघल रहा है, वो एक फिजिकल चेंज है। तो आप ये कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक क्विज। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंज मीन्स कि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन कोई हुआ है, उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसमें केमिकल चेंज हुआ है, उसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन पांचों के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। पहला है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अगर केमिकल चेंज हुआ है तो उसके फिजिकल स्टेट में बदलाव आ जाएगा। यानी एग्जाम्पल लीजिए, 2Mg+O2 है, तो ये रिएक्शन के बाद 2MgO बना दिया, इसकी फिजिकल स्टेट में बदलाव आए हैं। वैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा। केमिकल चेंज अगर होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे कि H2SO4 + Zn है, तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ और जिंक के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक सल्फेट के साथ H2 गैस रिलीज होगा। और H2 गैस कब रिलीज होगा,
जब उसके टेम्परेचर में चेंज होगा और ये इवापोरेट हो जाएगा। उसी के साथ ये कलर चेंज होगा केमिकल चेंज में। CuSO4 प्लस Fe है तो Cu प्लस FeSO4, और CuSO4 प्लस Fe को रिएक्ट करवाए हैं तो कॉपर अलग हो गया है और CuSO4 अलग हुआ है, जो कि CuSO4 का कलर होता है ग्रीन कलर। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में इवोल्यूशन होगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब रिएक्शन करवाते हैं आप, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, तो CO2 क्या है, गैस है, तो इस रिएक्शन में गैस जो है इवॉल्व हो गया, उसी को बोल रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। और H2O तो वाटर है। फिर फॉर्मेशन ऑफ PPT होता है, प्रेसिपिटेट। मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट मीन्स जब आप दो सब्सटेंस को किसी लिक्विड में घोलते हैं तो एक सॉलिड बनता है जो उस एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए सैंड, बालू, रेत वगैरह, आप उसको पानी में अगर घोलेंगे तो उसमें सॉल्युबल नहीं है, वही एक प्रेसिपिटेट मीन्स एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाना। उसका एग्जांपल है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये आपको देता है NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। मीन्स NaCl आप कभी भी पानी में घोलिए NaCl, तो NaCl जो है वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, यही है प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज ऑकर्स। मतलब केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है। समझ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रासायनिक परिवर्तन आते हैं। उसी के साथ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मूला इक्वेशन और एक होता है वर्ड इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन में बेसिकली जो मैंने इससे पहले एग्जांपल्स आपको दिए थे वही है, लेकिन वर्ड इक्वेशन क्या है। वर्ड इक्वेशन में जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर देता है, लेकिन फॉर्मूला इक्वेशन में ऐसा नहीं है। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशंस क्या होते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो मान लीजिए अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो एक साइड, लेफ्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो डाउट आया होगा कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट जो है द सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन रिएक्शन, वह सब्सटेंस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रिएक्शन हो रहा है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे H2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। एंड जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है 2H2O, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मीन्स द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट इज नोन एज प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है, कंडीशन आप पढ़ लीजिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कंडीशन हम लोग प्रेशर देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड, बेस, मीडियम, हीट। जो है सनलाइट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को ट्राइंगल से। इस क्लास 10th में आपको ज़्यादातर रिएक्शन में हीट और सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जो है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है उसकी स्टेट, जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नीचे हमें स्टेट लिखना पड़ता है। मीन्स मान लीजिए 2H2 प्लस
O2 gives 2H2O। तो ये H2 जो है, H2 ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये वाटर है, तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो आप कभी भी रिएक्शन करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ता है, सिंबल है। तो उसके लिए हम रिएक्टेंट को मैंने R से रिप्रेजेंट किया है। सॉलिड के लिए RS लिखते हैं, लिक्विड के लिए R, स्मॉल में L मतलब रिएक्टेंट में L, प्रोडक्ट में भी लिखते हैं, ये मैं इधर भूल गया, सॉरी उसके लिए, और गैस के लिए S लिखते हैं। और ये जो होता है AQ, आपके मन में डाउट आया होगा कि AQ क्या है, ये तो 9th हम लोग पढ़े नहीं है। AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर समझ लीजिए जो सॉल्युबल, जिसमें हम लोग कुछ घोल सकते हैं, सॉल्युबल कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में, बेसिकली समझिए लिक्विड फॉर्म। एक्वस मीन्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है, इस टॉपिक में बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो केमिकल इक्वेशन है वो सिर्फ फार्मूला इक्वेशन की फॉर्म में ही बैलेंस हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन कैन ओनली मे बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला इक्वेशन। फार्मूला इक्वेशन में बैलेंस हो सकता है। जैसे कि आप समझिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब इसको आप क्या समझ रहे हैं, कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं? तो फॉर्मूला इक्वेशन में बैलेंस कर सकते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2। जो क्या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जैसे कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दैट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, केमिकल इक्वेशन कर रहा है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट भी इक्वल होना चाहिए, तभी आप माना जाएगा कि वो इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस जो इसमें आप NCERT बुक रीड कीजिए, उसमें एक वर्ड है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मेरा एक सजेशन है कि आप NCERT बुक को थ्रोली रीड कीजिए, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मीन्स अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं। तो कभी भी आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करने का एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको एक साइड लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, फिर एक साइड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और इधर लिख लीजिए एलिमेंट, एलिमेंट ना, एलिमेंट। अब एलिमेंट में मान लीजिए इस वाले रिएक्शन में एलिमेंट पहला क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो अब इसको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। तो आप देखिए
रिएक्टेंट में तो एक ही है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 है, तो इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन में भी देखिए इधर 2 है, प्रोडक्ट में एक ही है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2H2 गिव्स, तब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 हो गया, तो इधर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे यार तो नहीं पड़ेगा, H2 plus O2 gives H2 plus O2 H2O 2H2, ये ना बस अरे मैं गलत नहीं लिख के बोला हूँ। अनबैलेंस फॉर्म बतेगा H2 plus O2 H2 ना H2 plus O2 हाँ ठीक है। हाँ तो इधर देखिए रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ये H2 तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं पहले लिखता हूँ H2 plus O2 gives 2H2O, 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में, तभी यहाँ पर 2 होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है, यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर मुझे रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स यहाँ पर 2 लगाना होगा यहाँ पर। तो अब देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गया, 2H2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग, इसको बैलेंस कीजिए, Mg plus O2 gives MgO, इसको बैलेंस कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, बाकी सब हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, और उस लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा। थैंक यू।